नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज़ पर मैं पूजा आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम हमेशा जागरूकता भरे कार्यक्रम लाते हैं और ऐसी एक पहल आज भी कर रहे हैं। जी हाँ, आज के कार्यक्रम में हम आपके स्वास्थ्य संबंधी बातें करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें। 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है, उस पर ही विशेष ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। ये दिन जो है ये दुनिया भर में तंबाकू के दुष्प्रभावों यानी उसके साइड इफेक्ट्स के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और ऐसे हमारे शहर ही नहीं, हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो आपको प्रेरित करना चाहते हैं कि आप इस बुरी लत को छोड़ दीजिए, ये एक धीमा जहर है। और ऐसे ही कुछ खास शख्सियत हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे स्टूडियो में जो दो मेहमान हैं वो आपको इस पर डिटेल में जानकारी भी देंगे और ऐसी जानकारी देंगे जो आपके दिल और दिमाग दोनों पर असर करेगी। सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर अखिल प्रताप सिंह जी का, जो हैं ENT सर्जन SN मेडिकल कॉलेज आगरा से। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका पुनः। बहुत लंबे समय बाद आए हैं आप इस रेडियो स्टेशन पे, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हम संदेश समाज को देना चाहेंगे उससे, अगर मैं बहुत ज़्यादा आशावान तो नहीं हूँ, लेकिन अगर 10% लोगों ने भी उस संदेश को लिया तो बहुत लोगों का भला होगा। क्या बात है, ये उम्मीद ही जागरूक रखिए। देखिए, इसी से लोग बहुत प्रेरित होंगे। इसके साथ ही हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच आए हैं जो ज़्यादातर लोग आना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप सभी की प्रेरणा बनने के लिए हमारे साथ हैं श्री आशीष कुमार भारद्वाज जी। नमस्कार आशीष जी, आप विकास भवन आगरा में कार्यरत हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप हमारे चैंपियन भी हैं। यानी आप वो पेशेंट हैं जिनको ये मुंह की बीमारी यानी मुंह का कैंसर हुआ तंबाकू के कारण, और उस पर आपने जीत हासिल की। आप लगे रहे, डटे रहे और आज आप बिल्कुल उस बीमारी से मुक्त हैं और आपने उस पर जीत हासिल की। बहुत बहुत पहले तो आपको बधाई और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे रेडियो स्टेशन पर। बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने कहा, जागरूकता बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ही हम पहला सवाल करना चाहते हैं। तंबाकू शरीर पर, विशेष रूप से हमारे गले, मुंह और नाक पर क्या क्या असर डालता है? देखिए, तंबाकू के ना कई प्रकार के प्रभाव हैं। एक तो ये है कि जितना भी हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं इन सभी को, जो आपने बोला, एक है जो बाहर हमारी स्किन है, इसके अलावा हमारे अंदर जो है होठों के अंदर जितना भी गुलाबी रंग का आप देखते हैं त्वचा को अंदर, उसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन पर जब भी तंबाकू जाता है तो तंबाकू की खास बात क्या होती है कि वो अंततः हमारा जो सेल का DNA है उसको, उस पर दुष्प्रभाव डालता है और अंततः जब सेल का DNA डैमेज होता है तो वो अपने आप को सही करने की कोशिश करता है। कई बार तो वो सही कर पाता है, कई बार वो सही नहीं कर पाता है, और जब वो अपने आप को सही नहीं कर पाता है तो फिर वही कोशिकाएं अंततः कैंसर का रूप ले लेती हैं और फैल जाती हैं। क्योंकि आमतौर पर तंबाकू आपने किस तरीके से इस्तेमाल किया, इससे निर्भर करता है कि आपका कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होगा। अगर आप खाते हैं तो मुंह प्रभावित होता है ज़्यादा, अगर आप बीड़ी या सिगरेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो गला और फेफड़े असर ज़्यादा आता है। ज़्यादातर लोग वैसे थूक देते हैं, पूरा नहीं निगलते, लेकिन कुछ लोग निगल भी लेते हैं, तो ऐसे लोगों में खाने की नली का और पेट का भी होने का संभावना ज़्यादा रहती है। फिर डॉक्टर साहब, आप जैसे ये अलग अलग तरह का बता रहे हैं कि भाई अलग अलग तंबाकू का सेवन करने का जो तरीका है अलग अलग शरीर के हिस्सों पे असर डालता है, तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, खासतौर से युवाओं में सूंघ कर नशा भी करते हैं। जी, इसका क्या दुष्प्रभाव है डॉक्टर? सूंघ कर, देखिए, नशे के दो तरीके के दुष्प्रभाव हैं। एक है कि नशा आपको आदी बनाता है। किसी भी चीज़ का अगर आप आदी हो जाते हैं तो फिर आपका उसमें अंततः कैसे होगा, वो नशा आप प्राप्त करने के लिए कहीं से धन लाएंगे। अगर आपके पास धन का कोई माध्यम नहीं है तो आप अक्सर देखते हैं समाज में चेन स्नैचिंग, मोबाइल छीन लेना, छोटे मोटे ऑफिसेज में कहीं पे बिल्डिंग के बाहर से कुछ सामान चोरी कर लेना, तो ऐसे बच्चे या ऐसे युवा अक्सर फिर ऐसे कार्य करने लग जाते हैं। तो एक आप सामाजिक अपराध भी करने लग जाते हैं उस नशे की वजह से। जो आपने सूंघने वाले नशे बताए, आमतौर पर तंबाकू के नशे ऐसे नहीं होते हैं, उसमें हमारे और दूसरे तरीके के पाउडर्स आते हैं, और जो बहुत कॉमन है लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है स्पिरिट को इस्तेमाल करते हैं या टिंचर को भी इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से सूंघने के लिए। इससे भी कैंसर की संभावनाएं हैं? हो सकती हैं, लेकिन तंबाकू के मुकाबले इनसे कम होती हैं। लेकिन इनसे मानसिक रूप से आप उस पर निर्भर हो जाते हैं। तो
कैंसर से भी ज़्यादा गंदा मैं कहूँगा, क्योंकि वो व्यक्ति फिर किसी भी रूप में समाज के लिए अच्छा नहीं रह जाता, ना वो अपना काम कर सकता है, ना कुछ मतलब कोई कंट्रीब्यूशन समाज में देना उसके लिए मुश्किल हो जाता है फिर। तो हम तंबाकू की ही बात करें डॉक्टर साहब, तो ईएनटी रोगों में ये कितना खतरनाक होता है, डिटेल में बताइएगा। जैसे आमतौर पे जो सबसे पहले है, अगर आप किसी तंबाकू खाने वाले व्यक्ति से बात करेंगे तो वो ये कहेगा, अरे हम तो सालों से खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं होता है। हाँ, मैंने माना कि 100 लोग खाते हैं अगर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उन 100 के 100 लोगों को बीमारी होगी, लेकिन आप में बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं जो तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके मुकाबले तंबाकू इस्तेमाल करने वाले लोगों में कैंसर होने की संभावना 6 से 10 गुना ज़्यादा होती है। दूसरा एक और जो बात होती है वो ये है कि लोगों को लगता है कि नहीं, अब तो हमने खाना छोड़ दिया है तो अब हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। अगर आप ये कहें कि मैंने कल से खाना छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज अब तंबाकू मुक्त हो गया आपका शरीर। मतलब कोई व्यक्ति लंबे समय से खाता आ रहा है और अचानक उसने छोड़ा तो वो एक इसका हफ्ते में मतलब कहीं ये में नहीं, कुछ अब भी नहीं नहीं होने होगा। वाला। हाँ, अच्छा। तो यहाँ पे एक और जो बात बताना चाहूँगा वो ये है कि अक्सर लोग कहते हैं अब तो हमने खाना छोड़ दिया, अब क्यों हमें बीमारी हो गई। भाई, जो आपने खाया था उसका असर तो शरीर पर है ना। बिल्कुल। तो असर शरीर से जाने में लगभग 1 दशक लगता है। तो अगर आपको 1 दशक तक नहीं हुआ कुछ छोड़ने के बाद, तब आप कह सकते हैं कि आपको होने वाले कैंसर का जो रिस्क है अब वो सामान्य नागरिक के बराबर है। तो जो पहले आपको तंबाकू सेवन की वजह से 6 से 10 गुना ज़्यादा रिस्क था, अब वो कम हो गया होता है। पर इसमें समय लगता है। बिल्कुल, क्योंकि अंदर तो खराबी हो ही चुकी है। आपसे हम भारद्वाज जी बात करना चाहेंगे। हमें ये बताइए कि आपने तंबाकू का सेवन कब और कैसे शुरू किया था, क्या कहानी रही उसके पीछे, और आपको ये एहसास भी कब हुआ कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए नुकसानदायक है। मैम, इसको तकरीबन मैं 1988 के समथिंग। इतने समय से आप खा रहे हैं? 1988। अच्छा, क्योंकि क्या उम्र रही होगी आपकी तब? तकरीबन मेरी रही होगी 16-17 साल। ओह, तो आपने खाना शुरू किया कैसे कैसे, क्या माहौल बना? माहौल ये था कि मेरे फादर एक स्टेट ऑफिसर थे, हम लोग रहते थे साथ। तो जो सोवरेन रेट थे उनके, वो लोग खाते थे, तो मैं भी उनको देख के देखता था कि अंकल ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। एक आध बार उन्होंने दिया भी, फिर मैं स्वतः ही इस चीज़ को लेने लगा। वो धीरे धीरे करते हुए। आपको मिलता कहाँ से था इतनी कम उम्र में ये सब? ये पान मान की दुकान पे अमूमन मिल ही आते थे। मतलब आप ले लिया करते थे? जी जी जी। तो जब घर में पता चला तो पहला पिताजी का क्या रिएक्शन था? नहीं, उसके बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। फिर हम लोग अपना कर ही रहे थे, जैसा भी वो था, फैमिली के साथ रह रहे थे। तो वहाँ अपना मदर से कई पैसे ले लिए, कई बड़े भाई साहब से पैसे ले लिए, काई के लिए साइकिल में पंचर लगवाना है या मुझे सामान लाना है। उसके दे के भी आते थे, लेकिन पहले हम उसको प्रोवाइड देते थे कि भाई थोड़ा बार मसाला मिल जाए या तो मिल जाए, उसे खाएं पहले। तो परिवार ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, कभी रोका नहीं? डांटा भी, फटकारा भी, मदर ने भी, भाई साहब ने भी, भाभी ने भी कि भाई ये गलत चीज़ ऐसे मत करो, कि हाँ कल छोड़ देंगे, आज छोड़ देंगे। लेकिन वो हैबिट बन चुकी थी मेरी। शादी हुई, शादी में भी यही यार, ना मिसेज भी कहती थी, सब लोग ही कहते थे मैंने, यार छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है, बीमारी ना बन जाए। मैंने कुछ नहीं बनता, दुनिया भी तो खाती है। वही स्टेटमेंट जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, भारद्वाज जी की बात से हम एक चीज़ तो ये महसूस कर रहे हैं कि हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई आज की जनरेशन ही बिगड़ी हुई है। देखिए, ये प्रचलन पुराने से हो रहा है और आज की जनरेशन कुछ और एडवांस तरीके नशे के लिए उनको उपलब्ध हैं, लेकिन पहले से ये जो चला आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं परिवार का सहयोग रहा। क्यों? क्योंकि सख्ती की गई, लेकिन एक बिल्कुल जैसे करनी चाहिए। क्या कारण था? जागरूकता की कमी थी? जागरूकता की कमी तो कभी भी नहीं थी। सबको पता है, पहले दिन से पता है कि इसको खाने से बीमारी हो सकती है। लेकिन क्या होता है कि हमारी जो धारणा होती है वो क्या है कि हम हमेशा डर को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम खाते हैं और खाते खाते ये कहते जाते हैं, अरे वो भी तो खाते हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ, वो तो 100 साल तक जीवित रहे। फिर जब हमको खाते खाते 2, 4, 5 साल हो जाते हैं तो हम कहते हैं देखा 5 साल से खा रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही है, सब कहने की बातें हैं।
तो जब तक हम खुद भुक्तभोगी नहीं होते हैं तब तक हमको वो चीज़ समझ नहीं आती, हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है। मैं अगर आपको इसको दूसरे तरीके से जोड़ूँ, एक समय था आज से 7-8 साल पहले जब नोटबंदी हुई थी, बड़ा लोग परेशान हुए, बड़े लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, फिर लोग भूल गए। फिर कोविड आया, बहुत लोग परेशान हुए, फिर भूल गए। तो हमारी याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि हम होने वाले जो नुकसान और ख़तरे हैं उसको इतनी जल्दी भूल जाते हैं, या कह लीजिए उसको हम अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत कॉमन, मतलब एक सामान्य सा चित्रण बता रहा हूँ आपको कि मेरे ओपीडी में मरीज़ आते हैं दिखाने के लिए, पिताजी को लेके अक्सर बेटा आया होता है और पिताजी को कैंसर होता है और बेटा तंबाकू खा रहा होता है। उस समय भी जब वो मुझे दिखाने आए होते हैं 50% से ज़्यादा लोग खा रहे होते हैं। सोचिए, अगर घर में पिताजी को हो गया, अब तो छोड़ दो, तब भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो होने वाले खतरे हैं उनको अनदेखा कर रहे हैं। दूसरा जो आपने बोला कि परिवार की शक्ति, मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है ये कि हमारी आज की सामाजिक बहुत सारी समस्याओं के लिए परिवार जिम्मेदार है। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे थे जो परिवार के हुआ करते थे, अब वो परिवार उन कार्यों को कर नहीं रहा है। अब वो कर क्यों नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के नहीं करता, बट शायद हमारे जो पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो उसमें बच्चों की देखभाल बेहतर हुआ करती थी, उनको हम अच्छी बातें सिखा और बता पाते थे। अब आज आप ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, सुबह से चले गए, शाम को मुश्किल से 2 घंटे के लिए बच्चे से मुलाकात हुई, खाना खाया, सो गए। तो आप कहाँ से उसमें बातों को सिखा पाएंगे या बता पाएंगे? तो जो आपने कहा कि पहले भी लोग बिगड़े हुए थे, हाँ थे, लेकिन संख्या कम थी, अब ज़्यादा है संख्या। यही मैं आपसे अगला सवाल भी करने वाली हूँ कि क्या आप तो डे बाय डे बहुत सारे पेशेंट से मिलते हैं, आपके अनुभव के अनुसार तंबाकू का सेवन बढ़ा है या घटा है, और अगर बढ़ा है तो किस प्रकार से बढ़ा है और उसका क्या रीज़न रहा है? तंबाकू के सेवन को, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तंबाकू का इस्तेमाल समाज में बढ़ा है। इसको समझने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक, जो हमारे तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियां हैं उनका रेवेन्यू हर साल जो सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। हर साल एक नई कंपनी लॉन्च होती है, उसका भी रेवेन्यू हज़ारों करोड़ रुपए में हो जाता है। इसका मतलब सेवन तो बढ़ रहा है। एक और विशेष बात है, वो ये है कि तंबाकू उत्पादों की कीमतों में विशेष अंतर नहीं आया है। अगर हम सिगरेट को छोड़ दें तो बाकी सभी उत्पाद पहले भी 5 रुपए का पैकेट मिल जाता था और आज भी मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है कि अक्सर पहले ये बीमारी बड़ों की बीमारी मानी जाती थी। बड़ों से मेरा तात्पर्य है कि 40 के बाद, 50 में, 60 की उम्र में। मेरे खुद के नाना जी को हुआ, लेकिन वो 80 वर्ष की उम्र में उनको हुआ था। अब जो हम नोटिस करते हैं पिछले 10-15 सालों में, अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड ये कहता है कि अब कम उम्र में लोगों को होने लगा है। हमारे पास सबसे कम उम्र के मरीज 20-21 साल के भी आते हैं। तो 20-21 साल कोई उम्र नहीं होती जिसमें इस प्रकार की बीमारियां हो जाएं। तो उसका कारण वही है कि बहुत कम उम्र से खाना शुरू कर दे रहे हैं आजकल बच्चे। दूसरा, पहले क्या था कि खरीदना इतना भी आसान नहीं था, कुछ ही दुकानें थी जहां मिलता था। अब आपको हर 50 मीटर के बाद एक पान की दुकान मिल जाएगी जो आराम से उत्पाद को बेच रही होगी। हमारे भले ही सरकार के कितने भी दिशा निर्देश हों कि बच्चों को नहीं देना है, कि स्कूल के पास नहीं होनी चाहिए, ये सभी के सभी आप देख पा रहे हैं कि ऐसा इनका अनुपालन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। आपसे ही बात करते हैं, तंबाकू छोड़ना आपके लिए कितना मुश्किल था? जब आपको पहले ये एहसास हुआ अब मुझे इसे छोड़ना है, वो कब हुआ, पहले तो ये बताइएगा। ये मैम आज से तकरीबन 3 साल के करीब। अब से मतलब आप 1988 से लगातार खा रहे थे और अब से 3 साल पहले आपको अचानक से महसूस हुआ मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। क्यों एहसास हुआ आपको तब? ये चक्कर रहता है कि मैम, एक तो तम्बाकू खाने के बाद ना तो भूख लगती थी। अच्छा। भूख बहुत कम हो गई थी। जो डाइट होनी चाहिए वो डाइट पूरी नहीं हो पाती थी। कुछ मुंह कम खुलने लगा था। सबसे बड़ी विडम्बना ये थी कि इससे मुंह कम खुलने लगा था। फिर मैंने कहा इसको छोड़ा जाए, तो भी मैं, क्योंकि ये लत लग चुकी थी मुझे बहुत ज़्यादा। जहाँ मैं 4 पाउच खाता था वहाँ 2 पाउच चले आया, कभी 3 खा लिए, लेकिन वो बंद नहीं हो पाया। फिर एक बार दर्द उठा मेरे जाड़ में। अच्छा। तो मैंने पेन किलर वगैरह थोड़ा सा ले लिया अपना। जब भी उठता था तो अगर मैं अपना पेन किलर ले लेता था। अच्छा, दांत में, दाढ़ में दर्द हुआ और आपने उसको दांत का ही दर्द समझा होगा। दांत के दर्द समझा, आपने पेन किलर ले लिया। असहनीय दर्द था। असहनीय दर्द था। ये दर्द कभी यहाँ आ जाता, सिर में आ जाता था। अच्छा।
लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट में। कभी मुंह में आ जाता था। तो काफ़ी टाइम मैंने ली, टैबलेट्स वगैरह लिए हैं, कुछ लिक्विड भी लिया था। डॉक्टर के पास आप नहीं गए? जब तक नहीं गया था मैं। जब ज़्यादा ही होने लगा मेरे, तो डॉक्टर बघेल हैं, ये आपका कारगिल पेट्रोल पंप के पास, उनको हम दिखाने गए, मैं बच्चों के। जब असहनीय हो गया, उससे पहले एक चीज़ हुई थी मैम कि इसमें दर्द हो रहा था, तो सुपारी को अटक गई थी। मैंने उसको टीथ क्लीनर से जैसे ही वो ऑपरेट किया, तो उसमें वो पता नहीं लगी क्या हुआ, उससे दर्द भरने लगा और स्वेलिंग टाइप में आने लगी। फिर डॉक्टर बघेल साहब को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको देखता हूँ। पहले मेडिसिन वगैरह उन्होंने दी कि पेन किलर होगा, वैसे ही अपना ठीक हो जाएगा। लेकिन मैम वो और ज़्यादा होने लगा। तो फिर डॉक्टर बघेल ने कहा कि आप जयपुर या लखनऊ या बॉम्बे इनको ले जाइए, वहाँ चेकअप कराइए, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या होता है। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा होपलेस, मैं भी एक बार इतना होपलेस हो गया कि मैंने कि अब तो ज़िंदगी खराब हो गई मेरी। नहीं, क्या आपको तब तक पता चल चुका था ये कैंसर में तब्दील हो नहीं। गया है? तब तक नहीं पता नहीं था? मैम, नहीं, डॉक्टर साहब ने बताया कि एक बार चेकअप वहाँ कराइए आप। तो मैंने सुना था कि भाई ये बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जयपुर है, जैसे लखनऊ है, बॉम्बे है, यहाँ कैंसर का इलाज वगैरह होता है। मैं भी एकदम अंदर से टूट गया था, एक बार टूट गया था मैं। बच्चे भी ज़्यादा होपलेस हो गए मेरे को काफ़ी दुख हुआ इस चीज़ का। मैंने कि मेरी एक छोटी सी गलती से पूरा परिवार ही तितर-बितर मेरा हो रहा है। फिर मैं काफ़ी जगह गया डॉक्टर्स के पास। फिर मिस्टर डॉक्टर अजीत कुमार चाहर साहब थे, उनके बड़े भाई थे, मेरे यही स्टाफ में कार्यरत थे। बच्चे ज़्यादा परेशान थे मेरे, दोनों बेटे और मिसेस रोने लगे। मैं भी दुखी हो गया एक तरफ, कभी कहीं आकर रोने लगता था, कभी कहीं मेरे साथ क्या हुआ, ये मेरी छोटी सी गलतियों से इतना बड़ा मेरे परिवार के ऊपर पूरा परिवार खत्म होने की कगार पर आ गया था, आपके सिर्फ एक शौक, एक लत की वजह से। और इसका आपको रियलाइजेशन हुआ आपसे 3 साल पहले। तो जब उन डॉक्टर साहब के पास आप पहुंचे, वहां पे उन्होंने कुछ आगे के स्टेप्स आपको बताए। जी जी। तो उसके बाद कब, किस समय पर आपको ये एहसास हुआ कि ये कैंसर बन चुका है? फिर मिसेज वगैरह बैठा उठनी थी हम लोगों के पारिवारिक टर्म से, डॉक्टर अजीत चाहर साहब के भाई के यहाँ। तो डॉक्टर साहब से बात करी, तो डॉक्टर साहब ने सर का रेफरेंस दिया कि एक काम कीजिए, आप जाइए वहाँ एक बार, इतनी दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, जब हमारा एक्शन हमारे पास है बिल्कुल, तो इतनी दूर क्यों जा रहे हो आप? वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब कवर हो जाएगा। मुझे उनसे हौसला मिला, काफ़ी हौसला। मैंने कि चलो मेरा कुछ टेंशन, अपने आप को रिलैक्स किया मैंने, और कुछ ऊपर वाले से भी धन्यवाद किया कि भाई सही टाइम पे मेरा सामने आ गया। फिर सर से मेरी मुलाकात हुई, सर के पास गए हम लोग, चार साहब के जरिए। सर ने कहा कोई कुछ नहीं है, आप पहले ये मेडिसिन लीजिए, फिर ये आपने टेस्ट कराइए। सर ने और सर की पूरी टीम ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, या तो मैं जो मेरे इष्ट देव है उनको मैंने माना, या सर को माना मैंने। क्या बात है, क्या बात है। तो डॉक्टर साहब की काउंसलिंग आपको ज्यादा बढ़िया लगी या उनका इलाज ज्यादा बढ़िया लगा? मुझे दोनों चीज। सर मुझे मैम कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं एक डॉक्टर के पास आया हूँ। जी जी जी, बहुत जरूरी है एक डॉक्टर का हिम्मत बढ़ाना और ये एहसास होता था कि जैसे कि मैं अपने एक परिवार में गया हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर साहब की दवाइयाँ और उनकी काउंसलिंग तो काम कर ही रही थी, लेकिन आपका मनोबल आगे बढ़ना और आपको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो कितना मुश्किल रहा आपका तंबाकू को छोड़ना, और किन किन तरीकों से आप उस तंबाकू के सेवन, उसकी लत से बाहर निकल के आ पाए? ये हमारे देखने और सुनने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैम सिर्फ डॉक्टर साहब की मेहनत और मेरा दृढ़ संकल्प,
नहीं, कभी कभी तो होता होगा आप नहीं मैम, बैठे बैठे नहीं, कि कभी मैं कभार कभी खा लूं। जैसे कोई खाता था, तो आप कैसे अपने आप को अलग रखते थे उस सब से? इच्छा ही नहीं करी। फिर उसकी इस्तेमाल से ही मुझे इतनी एलर्जी होने लगी थी कि मैं कई बार टूकता था। मैंने कि भाई इस चीज को देख लो, मेरे उसको, हम्म, मैंने भाई इसको छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। अपनी अवस्था को देख के जी, क्या अवस्था हो गई थी आपकी ऐसी मेरी उस समय पर? बस खाली शरीर में जान ही रह गई थी। और उस टाइम के आप मेरे फोटोग्राफ देखोगे तो कब आप भी कहेंगी कंकाल है ये सब। ओहो। ये आलम हो गया था, खाना पीना सब छूट चुका था। कुछ भी नहीं। और चेहरे में क्या बदलाव आया था? चेहरे में मेरे में ये है कि अपना ऑपरेशन हुआ। बस सर से मैंने एक आग्रह किया था, बस मैं सर जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूँगा, लेकिन सर मेरा फेस खराब ना हो बस। सर ने कहा कि आप बेफिक्र रहिए। सर ने मुझे कभी अपना पेशेंट ही नहीं माना, हमेशा ये समझा कि भाई ये मेरे छोटे हैं या मेरे बुजुर्ग हैं या बड़े हैं। इसी तरह आपने मुझे ट्रीट किया और इनकी मेहनत से और कुछ पता नहीं किसकी दुआओं से मैं आपके सामने। नहीं, ये आपकी भी मोटिवेशन रहा, मतलब आपकी भी दृढ़ संकल्प रहा कि मैं इसे छोड़ूंगा। मैं जानना चाहेंगे हम भारद्वाज जी आपसे, किस तरह का दर्द शारीरिक और मानसिक उस समय आपने झेला? जी जी, कैसा दर्द होता था? दर्द काफी होता था, असहनीय? ऐसे नहीं। मैं ये कहता था सर, मेरे इशारों में करता था सर से। बोल भी नहीं पाते थे? नहीं, नली कितने वगैरह समय तक आप बोल नहीं पाए? तकरीबन एक महीना करीब हो गया था। इस बीमारी की वजह से ही, जी। तंबाकू के सेवन से ही आपको मुंह का कैंसर जी। हुआ, जिससे आपका शरीर से जान तो जा ही रही थी, लेकिन जी। उसके साथ साथ आप मुंह से बोल भी नहीं नहीं पा रहे बोल थे, पाया। इशारों से बात जी। करते थे। बहुत मजबूर महसूस करते थे अपने आप इतना को तब? मजबूर कि शायद मैं जानता हूँ या मेरा परिवार। टूट चुके थे सब लोग? बिल्कुल मैम, मैं उस पल को देख के आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं मैम। जो मेरे बच्चे छुप छुप कर रोते थे, मेरी मिसेज, मेरे दोनों बच्चे मुझसे छुप छुप कर रोते थे कि पापा को नहीं मालूम पड़े। इतनी मेहनत करते थे मेरे बच्चे। मेरी लैट्रिन भी, मुंह से ब्लड निकल रहा है, ओहो। उसको साफ करना मेरे दोनों बच्चों ने, मिसेज ने। नीचे अपना ब्रेंच पे पड़े हुए हैं। और जो दर्द था वो तो आप ही सहते थे ना? दर्द तो नहीं सही रहा था, लेकिन मुझसे ज़्यादा दर्द मेरे फैमिली ने सहा ये दर्द कभी भी होता था? जानलेवा दर्द होता था? हाँ बिल्कुल, यूँ लगता था कि पता नहीं क्या पैर में है या नहीं है। ये चीज़ ऐसी लगती थी कि मेरे को पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। कभी सोचा था कि ठीक हो पाएंगे उस समय पर, जब बिल्कुल पीक पर ये नहीं, बीमारी थी? उस टाइम तो मैं एक बार हौसला तोड़ चुका था। क्या लगता था आपको? मैं कहा इससे दर्द से अच्छा तो भगवान मुझे उठा ले, जिससे मेरा परिवार बेकार हो जाएगा। लेकिन सर ने मुझसे एक चीज़ कही थी कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप सिर्फ मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए इसके ऊपर। दवाइयाँ मैं देता हूँ, लेकिन उसका आपको क्रियान्वयन आपको करना है। जो मैं बताता चलूँ आप वो सब करिए, आप विजय हो जाओगे इसके ऊपर। सर मुझे जैसे गाइड करते रहे, मेडिसिन, कोई भी दिक्कत मुझे होती थी। परहेज सिर्फ मसाला वगैरह ये चीज़, कोई चीज़ आपको नहीं लेनी है। जो मैं आपको खाने को दूंगा बताऊंगा वो आपको खाना है, जो मेडिसिन देना है वो मैं आपको बताऊंगा। इलाज चलते हुए कितना समय हो गया आपका? तकरीबन 2.5 साल के करीब हो गया सर। और अभी ये इलाज चलेगा आगे? हाँ, शायद चले, हम्म। क्योंकि थेरेपीज वगैरह से मेरा थोड़ा सा ये है कि हैवी डाइट नहीं आ पा रही है। मेहनत मैं भी करता हूँ कि चाहे कभी कभार तो चला जाता है, कभी कभार होता है कि रेडिएशन से ब्लॉकेज हो गई है। डॉक्टर साहब, एक लंबे सफ़र से खा रहे थे, और उसके बाद जब क्यूर होने की बात आई, वो भी एक लंबा सफ़र है, कष्टों से भरा हुआ वो सफ़र है। जब आपके पास ये पेशेंट आए, ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं आपके, मेरे को पता है, मेरे को भी जानकारी है कि आपने उन पे विजय प्राप्त किया, उन बीमारियों पे। सर भी उन्हीं में से एक हैं। तो जब आपके पास भारद्वाज जी आए,
क्या सिचुएशन थी इनकी, कितना खराब हो चुका था और क्या उम्मीद थी आपको? स्टेज 4 का कैंसर था जो गर्दन की गिल्टियों में भी फैला हुआ था। और होता क्या है कि ये एक और हमने जो चीज़ पाई है वो ये है कि अक्सर हमारे पास मरीज स्टेज 4 में आते हैं। अच्छा। कैंसर में टोटल 4 स्टेज होती हैं, 1 2 3 4, और प्रायः 4 में आते हैं लोग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वही, आपके दर्द हुआ, आपने क्या किया, गोली खा ली, फिर दर्द हुआ, फिर आपने गोली खा ली। बीमारी शुरुआत में, देखिए हम रोज़ सुबह ब्रश करते हैं, रोज़ सुबह मंजन करते हैं, दिन में 4 बार कुल्ला करते हैं, तो इसका मतलब ये तो तय है कि हमारे मुंह में अगर कुछ भी छोटा मोटा होगा तो हमको पहले ही दिन पता तो चल जाएगा। अब बात ये आती है कि वो पता चलने के बाद हमने कितना समय लगाया डॉक्टरी सलाह लेने में। अक्सर हम काफ़ी समय लगाते हैं क्योंकि हमारी आदत होती है, पहले हम घरेलू नुस्खा कुछ अपनाते हैं, फिर पास के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो कई बार स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, फैमिली फिजिशियंस होते हैं, कभी कभी क्वैक्स भी होते हैं, झोला छाप भी होते हैं, तो वो नहीं पता चल पाता है कि क्या बीमारी हुई। फिर अक्सर अगर आपके जबड़े में कैंसर हुआ होता है तो उसकी वजह से दांत आपके हिलने लग जाते हैं, तो लोगों को लगता है ये दांत हिल रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, तो दांत उखड़वा लेते हैं। फिर ऐसे 1 महीना और निकल जाता है, तो ऐसे समय निकलता चला जाता है। और आमतौर पर पहला लक्षण आने के से कम 3 से 6 महीने बाद ही लोग हमारे पास आते हैं। यानी इस बात की लेके जागरूकता नहीं है, क्योंकि मन झुटलाता है कि नहीं मुझे कैंसर थोड़ी हुआ होगा, क्योंकि मन ये झुटला रहा होता है, इसलिए आप इलाज करने से भी कतरा रहे होते हैं। तो आपका मन ये कह रहा होता है नहीं कुछ नहीं है, ऐसी छोटा मोटा छाला है, ठीक हो जाएगा। तो ये जो मन में ये भाव होते हैं वो इसलिए क्योंकि कैंसर से डर तो सबको लगता है, तो मन अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहता है नहीं कैंसर नहीं हुआ होगा, छाला होगा, ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो समय निकल जाता है उससे स्टेज बढ़ जाती है। तो अगर आपका भी कहें तो स्टेज 4 में आए थे, और स्टेज 4 में दिक्कत ये होती है कि अक्सर आपको बहुत सारा हिस्सा काट के निकालना पड़ता है। ओहो। तो जैसा कि आपने बोला भी कि वो चाहते थे कि उनका चेहरा नहीं खराब हो, अब स्टेज 4 में इलाज में चेहरा ना खराब हो, इसको मेंटेन कर पाना आसान काम नहीं था। तो मैं कहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल की प्लास्टिक सर्जरी की जो टीम है उसने काफ़ी अच्छा काम किया, क्योंकि जबड़ा हमने जब निकाल दिया तो अब उसकी जगह जब तक कुछ दूसरा नहीं लगेगा तब तक आकार ठीक नहीं आएगा। तो आप ही के पैर में से एक हड्डी में से लेकर के उसको जबड़ा बना करके चेहरे पे लगाया गया, और इस वजह से इलाज भी थोड़ा लंबा चला। और दूसरा जो आपने कहा कि इलाज अभी भी चल रहा है, अभी एक्टिव इलाज नहीं चल रहा है। तो ऑपरेशन हो गया, सिकाई हो गया, सब कुछ हो गया। तो इस पूरी प्रक्रिया में ऑपरेशन के बाद लगभग 1 महीना बैक टू नॉर्मल आते आते, उसके बाद रेडियोथेरेपी हुई, रेडियोथेरेपी करीब 2 महीने चली। 2 महीने चलने के बाद उसके बाद भी लगभग नॉर्मल आते आते फिर 2-3 महीने लगे। ये मान के लगातार, यानी ये मान लीजिए जिस दिन ऑपरेशन हुआ तब से लेके 6 महीने इलाज चला। उसके बाद इलाज बंद हो गया। अब आप और हम हर 3-4-6 महीने में एक बार मुलाकात करते हैं, सिर्फ इस बात के लिए, ये देखने के लिए कि कहीं दोबारा तो नहीं हो रहा। चांसेस हमेशा रहते हैं, रिस्क रहता है, इसीलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि समय समय पे दिखाते रहिए। अगर मान लीजिए दोबारा भी हो रहा होगा तो अगर समय रहते पता चल जाएगा तो वहीं का वहीं उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। क्या दोबारा होने के बाद ये ज़्यादा खतरनाक है? हाँ, अक्सर दोबारा अगर होता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपके इलाज के जो तरीके थे आपके पास वो असर नहीं कर रहे हैं उस बीमारी के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में फिर जब अगर दोबारा होता है तो अक्सर अच्छी बात नहीं होती है। फिर वो बहुत सारी हिम्मत चाहिए, बहुत सारा मनोबल चाहिए, बहुत एक लंबा पेशेंस चाहिए इस सब के ट्रीटमेंट के लिए। तो हम यही बताना चाहते हैं कि नशा है, लत है, आदत है, शौक है, एंजॉय करते हैं लोग इसको। एंजॉयमेंट तो आपने किया, लेकिन उसके बाद कितने साल, कितना दर्द आपने, आपके परिवार ने झेला और लगातार झेल रहे हैं। मैं एक, अगर आप कहें जी, तो जी, मैं छोटी सी बात और बता दूं जो मैं अक्सर अपने मरीजों को बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास अक्सर एसएन में मेडिकल कॉलेज में प्रायः वो मरीज आते हैं जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से होते हैं। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि दिन भर में कितने का खा लेते होगे, तो जो एक एवरेज रेस्पॉन्स है वो है 20 रुपए से लेके 30 रुपए का तंबाकू या उससे संबंधित उत्पाद आदमी एक दिन में खा लेता है। फिर मैं उसे गणित बताता हूँ, 30 रुपए का रोज़, 1 महीने में 1000 का, साल में 12,000 का, 10 साल में 1.25 लाख का। अगर इतने की आरडी करी होती तो एक मोटरसाइकिल आ गई होती अच्छी वाली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। ये बहुत अच्छी बात कही। लेकिन आप तो परिवार से संपन्न हैं, ईश्वर की दया से आप स्वस्थ भी हैं। अब मैं चाहूँगी बहुत कम शब्दों में लेकिन गहरी बातों में आप हमारे सभी जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको एक संदेश दें
कि क्या आपने झेला है और क्या आप चाहते हैं कि समाज के लोग जी, उसे नहीं झेले? मैं आप लोगों से, सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि तम्बाकू जैसी चीज़ को आप अपने जीवन से, अपने परिवार के जीवन से कतई हटा दिया जाए, हटाएं, क्योंकि इसमें सिर्फ हानि के अलावा, घर टूटने के अलावा कुछ नहीं रखा है। इससे बेटर तो आप ड्राई फ्रूट ले लीजिए, दूध में आप बढ़ा लीजिए अपना, तो आपको कम सेहत रहेगी, आपका परिवार सुकून में रहेगा। इस तम्बाकू में कुछ नहीं रखा है सिर्फ बर्बादी के अलावा। और जितनी जल्दी ये बात समझ जाए उतना आपका भला होगा। उतना ही आप लोगों का भला है। मेरे साथी जो भी यंग एज के मेरे यहाँ स्टाफ में हैं, उन खाते हैं वो लोग मसाला वगैरह, कहता हूँ भाई इसको मत खाओ, इसमें कुछ नहीं रखा है। कई बार मैं बच्चों के साथ जाता हूँ, मेरे बच्चे खाते हुए मिल जाते हैं, अब बुजुर्ग भी मिलते हैं, मैंने भैया ऐसे मत खाओगे, क्यों नहीं खाएं? मैंने भैया ये सामने है तुम्हारे, देख लो, छोड़ दोगे तो बच जाओगे, नहीं तो फिर मेरे से भी ज़्यादा गंदी कंडीशन में आ जाओगे आप लोग। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी जो हैं जी, वो मसाले के उत्पादन जितने हैं या जी, जितने प्रोडक्ट्स हैं जी। उनको प्रमोट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? मैं जितनी भी हस्तियां हैं, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आप अपना बिल्कुल कमेंट ना दें, बल्कि इसके लिए ये कहें कि इसको आप छोड़ें। हम्म, इसमें छोड़ने में सबकी ही भलाई है, राष्ट्र की भी भलाई है, अपनी भी भलाई है, अपने परिवार की भी, समाज की भी। हम अगर मसाला मुंह में तो किसी से बात नहीं कर सकते, अशोभनीय भी लगता है। अशोभनीय भी लगता है कि आप बात कर रहे हो, आपका सूट नीचे कर रहा है कपड़ों में। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई पैसा कितना खर्च होता है, पैसा काफी खर्च सेहत तो होता जा ही रही है, हम्म। पैसा भी जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने। डॉक्टर साहब, जाने का समय तो है, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। महिलाएं, बच्चियां, बच्चे सब खा रहे हैं आज के समय पे तंबाकू। तो पहले मैं ये जानना चाहूँगी, बच्चों पर इसका क्या दुष्प्रभाव है, और महिलाएं और बच्चियां जो हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ के एक महिला बनेंगी, उन पर इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? तंबाकू आपका लिंग नहीं देखता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पुरुष हैं कि आप महिला हैं। आप खाएंगे आपको कैंसर होगा, ये तय है। लेकिन आमतौर पे क्या है कि कैंसर के अलावा भी कुछ एक बीमारी है, जैसे आपने भी बताया कि मुंह कम खुलता था, तो अक्सर तंबाकू के इस्तेमाल से, लंबे समय इस्तेमाल करने से एक सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस नाम की एक बीमारी होती है। उसमें क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर की त्वचा का लचीलापन खत्म हो जाता है, वो चमड़े जैसी हो जाती है, और फिर हम मुंह नहीं खोल पाते हैं। तो अक्सर हमने देखा है, भारतीय महिलाएं बहुत सारी ऐसी हैं जिनका मुंह नहीं खुल पा रहा होता है, दांतों के बीच में जगह नहीं बन पा रही होती है, वो खाना नहीं खा सकती, वो तरल पदार्थों पे जीवन बिताना शुरू कर देती हैं। दूसरा ये है कि मैं कहूँगा कि भाई समाज में महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो मैं कहूँगा कि सिर्फ प्रगति में कंधे से कंधा मिलाएं, इस धूम्रपान और मद्यपान में कंधा ना मिलाएं। बहुत बहुत कॉमन है। मैं देखता हूँ, सीढ़ियों से उतर के आ रहा होता हूँ, बाहर देखता हूँ, गांव से आए हुए हैं परिवार के 4 लोग मरीज से मिलने के लिए, सब मिल के बैठे, 2 बीड़ी जलाई, सबने आपस में बांटी और पी ली, शेयर किया। तो ये ठीक बात नहीं है। दूसरा, जो जैसे आपने अभी आपसे पूछा था, भारद्वाज जी से सवाल पूछा कि सेलिब्रिटीज़ इसका बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार जो है वो उसने WHO की गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो किया हुआ है, जो एक कहती हैं कि तंबाकू या उनसे संबंधित उत्पादों का प्रचार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप दिन भर टीवी पे देखते हैं कि प्रचार आ रहा है जी। उसे हम सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं, वो आपको इलायची का ऐड कर रहे हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं बोलना चाहूँगा, पर ये ब्रांड उसकी इलायची केसर युक्त है, ये युक्त है। केसर युक्त इलायची क्यों खानी, बाजार से केसर वैसे ही खरीद लाइए, है ना। तो अक्सर तो ये एक तरीका है जिससे तंबाकू उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती हैं। लेकिन क्योंकि कानूनी रूप पर कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है तो इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, लेकिन गलत तो गलत है भाई, इंसानियत के तौर पे तो ये गलत है ना। हाँ। आप एक सेलिब्रिटी हैं तो आप बहुत से युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, और युवा आपको देख करके उधर उनका रुझान बढ़ रहा है, उनका जीवन खत्म हो रहा है, उनके परिवार का, उनकी ज़िंदगी खत्म हो रही है, तो गलत तो है, भले ही आप डाइवर्ट रूप में उसको प्रमोट कर रहे हैं। एक और तरीका बता, क्योंकि इस बार का 31 मई का जो थीम है वो यही है कि तंबाकू उत्पाद
इंडस्ट्री जो है वो किस प्रकार से नियमों को ताक पे रखती है ताकि बिजनेस को बढ़ाया जा सके। अच्छा, बहुत अच्छा। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये भी है कि जो तंबाकू उत्पाद है उसके मिनिमम 80% सरफेस पर एक चित्र छापना होगा। वो चित्र भी समय समय पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या चित्र होगा, उस चित्र की क्या क्वालिटी होगी, यानी वो हाई डेफिनेशन में प्रिंट किया जाएगा, कितने पिक्सल्स होंगे, ये सब चीज निर्धारित है। लेकिन अगर आप प्राय किसी भी दुकान पे जाके देखेंगे तो चित्र इस प्रकार से छापा गया होगा कि वो समझ ना आए, दिखाई न दे, धुंधला हो, उसमें रंग ठीक ना हो, क्रॉप करके ताकि जो उत्पाद को खरीदने वाला व्यक्ति है उसको पता ही ना चले कि ये क्या है। बिल्कुल। तो ये भी एक तरीके का धोखा है, धोखा ही। और इस धोखे में हमारी समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपने ये चित्र वाली बात की है तो मैं यही जानना चाहूंगी, बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आपके माध्यम से लोग जाने, जो दिखाया जाता है कि तंबाकू के सेवन से जब कैंसर होता है मुंह का खास तौर से, तो जो चित्र दिखाए जाते हैं सिनेमा हॉल में दिखाए जाते हैं, हर मूवी के पहले दिखाए जाते हैं, क्या वो सही है? हाँ, सही है। ऐसा ही हाल होता है? इतना ही भयावह हाल होता है? बहुत बुरा हाल होता है। तो जैसे भारद्वाज जी ने बोला कि अक्सर मतलब 80% से ज्यादा मरीजों की इच्छा ये होती है कि इससे तो अच्छा ईश्वर उठा ले। तो कष्ट बहुत होता है, उस कष्ट को क्यों लेना? सिर्फ छोटा सा काम करना है, तंबाकू नहीं खाना है, बस। जी जी जी, चलिए, बहुत अच्छी बातचीत हो चुकी है। चलते चलते आप कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई ऐसी बात जो रह गई है और आपके मन में है, आप कहना चाहते हैं हमारे रेडियो के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे बार बार हम और आप सब मिलकर यही बात कह रहे हैं कि तंबाकू का इस्तेमाल ना करें, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप इस्तेमाल नहीं करें फिर भी कैंसर हो सकता है। और ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं, निराश ना हो, क्योंकि मन के हारे हार है। अगर आप मन से हार जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। जैसा आपने बताया कि आपको किसी ने सलाह दी कि नहीं आप जयपुर चले जाइए या आप बम्बई चले जाइए, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, इस शहर में जो इतना पुराना, सालों पुराना, सन 1854 में बना हुआ मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ आप आएँ, अपना इलाज करा सकते हैं, और वही उसी गुणवत्ता का इलाज आपका होगा जिस प्रकार से आप कहीं अन्य जा कर के अपना कराते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप अन्य कहीं और जाते हैं तो अपना खर्चा और बढ़ा लेते हैं। तो मैं ये चाहूँगा, पहला कि आप इस्तेमाल ना करें ताकि बीमारी ना हो, क्योंकि ये बीमारी इलाज करने से बेहतर है कि इसकी रोकथाम की जाए। पर अगर फिर भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, एसएन मेडिकल कॉलेज आइए, आपका इलाज होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ कुशलतापूर्वक मरीजों को ठीक किया जा सके। बहुत अच्छा, ये तो आपने बहुत सही कहा कि कहीं दूसरे शहर या दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं है। एसएन मेडिकल कॉलेज यानी सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में आप बहुत ही कम कीमतों पे बड़े से बड़ा इलाज पा सकते हैं, वो भी ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं। और ऐसे ही एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है उन एक्सपर्ट डॉक्टर्स की जिन्हें लोग बाहर भी बुलाया करते हैं और वो नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा देते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया था, मेरे को बहुत अच्छे से पता है डॉक्टर साहब, आप कहीं की भी हड्डी कहीं जोड़ करके सब कुछ एडजस्टमेंट कर देते हैं, प्रयास करते हैं जी। उसमें हमारी प्लास्टिक सर्जन हैं, डॉक्टर प्रणय हैं, उनका बहुत सहयोग रहता है, बहुत अच्छी टीम है, बिना नहीं हो पाता। तो वो हमेशा टीम वर्क है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक डॉक्टर अकेले से इलाज नहीं हो सकता। एक ऑपरेशन करेगा, एक उसे जोड़ गांठ करके ठीक करने का प्रयास करेगा, फिर तीसरा व्यक्ति उसमें रेडियोथेरेपी करेगा। तो कई सारी स्पेशलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, और क्योंकि इलाज बहुत लंबा चलता है इसलिए परिवार और समाज का सपोर्ट बहुत चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। भले ही पैसे कम लग रहे हैं लेकिन आपको सपोर्ट करना पेशेंट को बहुत ज़रूरी है, जो कि डॉक्टर्स तो करते हैं, विशेषज्ञ तो करते हैं, लेकिन आपको भी अपना मनोबल बढ़ाए रखना है। और मनोबल बढ़ाते हुए इस धीमे जहर को, जो ये धीरे 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 हमारे शरीर में, हमारे समाज में घुलता जा रहा है, इसे कोशिश कीजिए, बल्कि कोशिश ही नहीं, अब की इस तंबाकू निषेध दिवस पर ठान लीजिए कि आपको इसे ख़त्म करना है अपने देश, अपनी दुनिया से। बहुत अच्छी बातें हुई हैं। सबसे पहले हम आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कीमती जानकारियाँ, इतने अच्छे एक साथ में आप अपने लेकर आए हैं पेशेंट को, जो आज सामने भी आए। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन ये सामने आए, इतनी अच्छी इन्होंने बातें बताई और आपकी जानकारियाँ बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। तो जागरूकता तो हमने आप तक पहुंचा दी है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कब तक अमल करते हैं, खुद भी जागरूक होते हैं और लोगों को भी जागरूक करते हैं। इस धीमे जहर को खत्म कीजिए। इस तरह की जितनी भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उसको अपने समाज से खत्म कीजिए। बस यही संदेश देता है आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज़। फिलहाल अब आपसे फिर से होगी मुलाकात किसी और कार्यक्रम में कुछ और शख्सियत के साथ। तब तक पूजा को दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।